Good morning, friends. This is A.K. Gautam English teacher. A new welcome on my channel. फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पार्ट नंबर 3 बनाई है उसमें आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स लिखवाए थे जो कि 3 होते हैं। उसमें फ्रेंड्स बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो हमने कहा भी था फ्रेंड्स कि इससे अगली वीडियोस में हम आपको इन सभी चीज़ों की डिटेल बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इन्फिनेटिव से, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला काइंड है। नॉन फाइनाइट वर्ब में फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ें आती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो इनको वन बाय वन अब हम समझाने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव जो शब्द है इसका हिंदी मीनिंग होता है कि क्रिया का सामान्य रूप, अर्थात यानी कि एन इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब हैविंग नो टेंस। यानी कि ये जो इन्फिनेटिव होता है फ्रेंड्स, ये वर्ब का एक बेसिक फॉर्म होती है और इट इज प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। और इस ये यानी कि वर्ब से पहले टू लगकर बनाई जाती है। वर्ब की बेस फॉर्म को ही इन्फिनेटिव कहते हैं फ्रेंड्स। जब वर्ब के पहले टू लगाया जाता है तो वो फुल इन्फिनेटिव कहलाता है, और जब टू नहीं लगता है तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो चलिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको कि ये किस प्रकार बेयर होती है और किस प्रकार यानी कि टू लगकर इन्फिनेटिव बनती है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन करके आपको हम इसमें समझाएंगे, और ये मैं आपको एश्योर्ड करूं फ्रेंड्स कि आपको इन्फिनेटिव आज ही समझ आ जाएंगे। कैसे? जैसे कि यहां पर दे रखा है कि टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल। देखिए फ्रेंड्स, ये लिव एक क्रिया है। इससे पहले हमने इस टू का प्रयोग किया तो ये अब फुल इन्फिनेटिव बन गई। यहां पर अब ये इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह कार्य कर रही है, और यहां पर जैसे कि टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, यानी बिना हवा के जीवन जीना बहुत ही असंभव है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये है कि ये जो टू लिव है यही है इस इज क्रिया का सब्जेक्ट, यानी कि टू लिव इज क्रिया का सब्जेक्ट है। और जैसे कि यहां पर टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी, यानी कि अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फ्रेंड्स, यहां पर भी ये जो टू रेस्पेक्ट दे रखा है ये इस क्रिया का सब्जेक्ट है, यानी कि ये फ्रेंड्स है सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है यहां पर। और इसके बाद तीसरा है फ्रेंड्स कि वी वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। देखिए यहां पर ये फाइनाइट वर्ब है वांट, परंतु इसके बाद जो ये टू प्ले का प्रयोग किया गया है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो कुल मिलाकर कि ये जो टू प्ले है ये इस वांट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। आपको जो पहली वीडियो अपना बताई थी फ्रेंड्स, उसमें हमने बता रखा था कि मेन वर्ब के बाद आने वाला शब्द में भी यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहां पर वांट के बाद टू प्ले आया है तो ये इस वांट का यानी कि ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम अबाउट टू गो आउट, मैं यानी कि बाहर जाने वाला हूं। तो यहां पर जो ये टू गो आया है इस अबाउट प्रीपोजिशन का यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आया है। तो
जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि माई डिजायर इज टू सी यू अगेन, मेरी इच्छा है यानी कि तुम्हें दोबारा देखने की है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये टू सी आया है ये इस इज क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यहां पर हम और लिखे देते हैं फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है और ये है यहां पर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी इससे पिछली वीडियो में फ्रेंड्स बताया था हमने कि ये भी दो प्रकार की होती हैं। हर चीज को यानी कि बिल्कुल ओपन करके बताने की हैबिट है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर ये है कि उपरोक्त सभी जो इन्फिनेटिव्स हैं ये वर्ब से बनते हैं और नाउन का कार्य करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें सेंटेंस को लिखते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो यहां पर इस क्रिया के साथ टू लगने पर ये एक इन्फिनेटिव हो गया और नाउन की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर ये टू लगकर यानी ये भी क्रिया है, इसमें टू लगाया तो ये भी इन्फिनेटिव हो गया, परंतु यहां ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ये भी फ्रेंड्स क्रिया है, इसमें टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव बन गया और ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर भी ये वर्ब है, इससे पहले हमने टू लगा दिया, ये इन्फिनेटिव बन गया। और परंतु फ्रेंड्स ये यहां पर इस एम आर जो ये वर्ब होती हैं बी की, इसके जस्ट बाद आया है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये है फ्रेंड्स कि जो इन्फिनेटिव होते हैं वो वर्ब से बनते हैं और नाउन का कार्य करते हैं। तो इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो कुल मिलाकर ये है कि फ्रेंड्स इन्फिनेटिव जो होते हैं वो नाउन का भी कार्य करते हैं, कभी कभी वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और यहां तक कि कभी कभी एडवर्ब का भी कार्य करते हैं। परंतु ये जो इन्फिनेटिव होते हैं फ्रेंड्स ये कहीं पर सब्जेक्ट का काम तो कहीं ऑब्जेक्ट का और कहीं कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने जो ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें दिखाया है। तो कुल मिलाकर इसका जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स वो बनता है यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर। तो इसमें चलिए अब बताते हैं इसके, ये तो इसका परिचय एक तरह से हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इन्फिनेटिव का। अब इसके काइंड्स बताते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी काइंड्स होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की तो होती हैं कि इन्फिनेटिव है और जेरेंड है, पार्टिसिपल है, परंतु थोड़ा सा हिंट भी दिया था उसमें मैंने कि ये इन्फिनेटिव भी यानी कि अपने काइंड्स रखता है। तो फ्रेंड्स वही काइंड्स अब आपको यहां बताने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव यानी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, ये दो प्रकार के होते हैं। तो यानी कि नंबर एक सिंपल इन्फिनेटिव और नंबर दो जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो ये दो प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं। फ्रेंड्स कोई भी चीज आपको मतलब बिना बताए नहीं रहने दूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो ये इन्फिनेटिव के बारे में बताना स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, इसकी पूरी वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी हो सकती है ये वीडियो, परंतु आपको नॉलेज पूरी मिलेगी कि आखिर इन्फिनेटिव कैसे होते हैं। यहां पर मैंने सिंपल इन्फिनेटिव और जेरेंडियल इन्फिनेटिव दो अपना काइंड्स लिख रखे हैं। तो इस सिंपल इन्फिनेटिव के ही बारे में फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि काफी डिटेल में इसको मैंने बताया है यहां पर। तो फ्रेंड्स जो ये सिंपल इन्फिनेटिव है वो क्या है कि जो इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन का कार्य करता है उसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं फ्रेंड्स, जो यानी कि इन्फिनेटिव नाउन की तरह कार्य करता हो तो वही अपना सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं। तो यहां पर मैं आपको फ्रेंड्स अलग अलग करके बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के रूप में ये किस प्रकार काम करते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब देखिए यहां पर कि टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी यानी कि दोष निकालना आसान होता है।
तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये टू फाइंड दे रखा है यही नाउन की तरह कार्य कर रहा है और हमारे इस वाक्य का यानी कि सब्जेक्ट है। दूसरा है कि टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी माफ करना एक दैवीय गुण होता है। तो यहां पर जो टू फॉरगिव दे रखा है यही है फ्रेंड्स नाउन की तरह कार्य करने वाला एक सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले प्रयोग हुआ है। तीसरा है कि टू सी इज टू बिलीव, यानी देखना ही विश्वास करना होता है। वैसे भी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे बुजुर्ग बताते हैं कि देखने में विश्वास करना सीखो। तो उसी का ही एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि टू सी इज टू बिलीव, यानी कि देखना ही विश्वास करना होता है। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि टू एक्ट इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान की फितरत होता है। तो यहां पर टू एक्ट यानी कि ये सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर इज आया है, इज के पहले ये पूरा जो लिखा हुआ है ये एक तरह से सब्जेक्ट है। यहाँ इज, इससे पहले टू फॉरगिव ये सब्जेक्ट है। यहाँ इससे पहले टू सी ये एक सब्जेक्ट है। यहाँ इससे पहले टू एड ये सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो उसी के एग्जाम्पल हमने फ्रेंड्स यहाँ पर बताए। हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो ये टू एर आया है गलती करना, अभी हमने देखिए आपको बताया था कि फाइंड है, फॉरगिव है, सी है, एर है, ये सभी की सभी मेन वर्ब हैं यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इनसे पहले हमने टू लगा दिया तो ये बन गई फिर इन्फिनेटिव। अब इन्होंने वर्ब की तरह कार्य नहीं किया। टू फाइंड, टू फॉरगिव, टू सी, टू एर ये अब यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और ये नाउन बन गए। तो फ्रेंड यहां पर कभी कभी कुछ लोगों को देखा भी है कहते हुए कि टू एरर इज ह्यूमन बीइंग। तो टू एरर तो बहुत ही गलत है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं दो यानी कि आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि वर्ब है ये प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, परंतु इसमें यदि हम ई आर लगा दें तो फ्रेंड्स हो जाएगा खेलने वाला। प्ले खेलना होता है और प्लेयर यानी खेलने वाला, जिसे हम खिलाड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि वर्ब होती है डांस, डांस नाचना या नृत्य करना, परंतु इस वर्ब में यदि हम केवल आर लगा दें, क्योंकि ई पहले से ही लगी हुई है वर्ब में, तो यहां सिर्फ आर की जरूरत है। तो डांसर यानी कि नृत्य करने वाला, तो ये बन जाता है नर्तक, यहां पर नर्तिका। फ्रेंड्स जैसे कि मैनेज, मैनेज यानी कि प्रबंध करना, इसमें भी वर्ब में ई लगी हुई है। इसमें भी यानी कि हम बाद में आर और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा मैनेजर, जिसे कहते हैं प्रबंधक यानी कि प्रबंध करने वाला। फ्रेंड्स आज मैं अब जैसे कि आपको ये पढ़ा रहा हूं तो इसके लिए भी मैंने एक वर्ब का एग्जांपल लिया है कि टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। इसमें यदि हम ई आर लगा दें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पढ़ाने वाला यानी कि शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक या अध्यापिका, कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड्स। इंग्लिश में केवल टीचर शब्द का ही प्रयोग होता है, चाहे वो फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन, सभी कहते हैं यानी कि आई एम टीचर। मैस्कुलिन भी कहेंगे और फेमिनिन भी कहेंगे तो आई एम टीचर ही बोलेंगे। वो हिंदी की एक अलग बात है कि शिक्षक और शिक्षिका या अध्यापक अध्यापिका लगाई जाए। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार ये प्ले, डांस, मैनेज, टीच ये सभी की सभी वर्ब हैं, किसी में आर ऐड करके या किसी में ई आर ऐड करके हमने इनके नाउन बना दिए। ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये यानी कि प्लेयर ये एक नाउन है, यहां पर डांसर ये एक नाउन है, ये मैनेजर ये भी वर्ड एक नाउन है, टीचर ये भी एक नाउन है,
परंतु फ्रेंड्स यहां पर एर दे रखा था, यानी कि ERR, ये भी एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है गलती करना। तो फ्रेंड्स इसमें जो दो फैक्ट बताने जा रहे थे हम, वो ये हैं कि एरर मीन्स सिर्फ गलती होती है, यानी कि यहां पर ये नाउन बन गया है, एरर एक नाउन बन गया है। तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि टू एरर इज ह्यूमन बीइंग कहना गलत है, यानी कि गलती करना नहीं बनता है उससे, क्योंकि एरर एक नाउन है। और दूसरा फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि जितनी भी ये वर्ब्स थी, इसमें आपने देखा कि ER या फिर R लगाकर इनको नाउन बनाया गया, परंतु ये केवल अकेली ऐसी क्रिया है जिसमें यानी कि OR लगाने के बाद नाउन बनता है। तो ये डबल फैक्ट्स फ्रेंड्स हमने आपको टू एर के बताए। तो इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आई थिंक आपकी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। दूसरा है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जैसे सेंटेंस आपको दिखाएं कि ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर, ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर, ये देखिए फ्रेंड्स मेन वर्ब है रिफ्यूज्ड। इसके जस्ट बाद ही यहां पर टू ओबे का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो दे वांट टू प्ले क्रिकेट, देखिए यहां पर वांट फाइनाइट वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, इसके बाद में यहां पर टू प्ले का प्रयोग कर रखा है, यही है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनेटिव है सब ये। जैसे तीसरा एग्जांपल है कि एवरीबडी विशेस टू एंजॉय लाइफ, हर आदमी चाहता है लाइफ का एंजॉय करना। तो फ्रेंड्स यहां पर विशेस ये मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब है, परंतु यहां पर टू एंजॉय यही है इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि हरी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, देखिए प्रॉमिस्ड फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बाद में जो टू हेल्प दे रखा है यही है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव। इसके बाद देखिए जैसे कि हमने बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में प्रयोग होती है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि किस प्रकार यूज किया जाता है वाक्य में। देखिए जैसे कि माई ड्रीम इज टू बाई अ कार, यानी कि कार खरीदने का सपना है मेरा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो इज है ये यानी कि एक क्रिया है, इसके बाद ही तुरंत टू बाय का प्रयोग हुआ है, यानी कि क्रिया में टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया गया है। तो यही है यानी कि कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल और लिया है कि हिज हैबिट वाज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उसकी आदत थी क्रिकेट खेलने की। तो यहां पर ये वाज दे रखी है, वाज देने के वाज के बाद में ही तुरंत दे रखा है फ्रेंड्स टू प्ले, यही है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट। यानी कि क्रिया के जस्ट बाद कोई भी मेन वर्ब ना होकर, यानी कि कोई अन्य क्रिया हो, चाहे वो इन्फिनेटिव के रूप में है चाहे कैसे भी है, वो सभी के सभी फ्रेंड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो था फ्रेंड्स, अभी तक आपने इन्फिनेटिव के बारे में समझा, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में प्रयोग होता है। परंतु कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर का मतलब फ्रेंड्स जैसे कि कुछ लोग जाते हैं किसी भी यानी कि देवी देवताओं के यहाँ पर, तो या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई बेयर फुटेड देखिए एंटर कीजिए इसमें मंदिर में। तो बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर। तो इट मीन्स ऐसी ही ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब यानी कि बिना टू के, कुल मिलाकर यही एक तरह से जूते या चप्पल की तरह बात कर रहे हैं हम, कि जैसे मंदिर में एंट्री नहीं की जाती है इन सभी को पहनकर, ऐसे ही फ्रेंड्स बेयर इन्फिनेटिव में भी टू को नहीं लगाया जाता है। तो ये क्या चीज है, यानी कि इट हैज ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ये केवल वर्ब की बेस फॉर्म है,
सभी की सभी ही बेस फॉर्म होती हैं फ्रेंड्स। उनमें यानी कि टू वगैरह लगा दिया जाए तो इन्फिनेटिव बन जाती है, एस या एस लगा दिया जाता है तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब बन जाती हैं। यदि उनकी उनमें ईडी वगैरह या इस तरह के लगा दिए जाते हैं तो वो यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाती हैं। कुल मिलाकर यह है कि बेस फॉर्म को यदि हम बिना टू के प्रयोग करें तो वो बेयर इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके अपना इनको भी समझते हैं कि वो कैसे प्रयोग होती हैं। तो यहाँ पर पहला अपना एक प्रकार लिया है, मैंने एक पॉइंट लिया है कि इट इज यूज्ड आफ्टर ऑल मॉडल्स, यानी कि ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ये सभी के सभी जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद यूज किया जाता है। परंतु दो मॉडल ऐसे हैं, एक तो एक्सेप्ट ऑट और दूसरा है फ्रेंड्स यूज्ड। तो ये दो ऐसे अपना यानी कि मॉडल्स हैं जिनमें ऑलरेडी टू लगता है, यानी कि ऑट टू, यूज्ड टू। तो इसमें यानी कि हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको छोड़कर बाकी जितने भी मॉडल्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, ही मे कम इन, आप यानी वह अंदर आ सकता है, या सी विल कुक द फूड, वह खाना पकाएगी। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे कि कैन, ये मे, यहां पर विल भी एक मॉडल है। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, परंतु यहां पर हमने मॉडल के रूप में आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये तो मैंने छोटे से ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। यहां पर इसको बता सकते हैं कि ही कैन गो, सी कैन गो, यू शुड गो, दे शुड गो, और भी अपना जितने भी मॉडल्स हैं फ्रेंड्स, कुल मिलाकर उन सभी का प्रयोग किया जाएगा। परंतु उस के बाद जो क्रिया प्रयोग होगी यही है फ्रेंड्स बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इससे पहले किसी भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ गए फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए कि इट इज यूज्ड आफ्टर कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव फ्रेंड्स, यदि कोई भी कार्य किया जाए, यदि आप कार्य खुद कर रहे हैं तो उसमें कोई कॉज नहीं, यदि आपसे कोई कार्य करवाने लग जाए तो वहीं पर एक कॉज हो जाता है, यानी कार्य करने वाले आप ही हैं, परंतु उसका कोई ना कोई कारण बन रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति करवा रहा है। कैसे? यानी कि ही मेड यू राइट अ लेटर। देखिए फ्रेंड्स, ये और बता दूं कि एक मेक क्रिया है, एक है गॉट। ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जो कॉजेटिव वर्ब के लिए ही प्रयोग होती हैं, यानी कि दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है। यानी जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा तो इसमें आपने ही काम किया है। मुझसे एक पत्र लिखवाया गया तो इसका मतलब लिखा आपने ही, परंतु वो किसी दूसरे के कहने से लिखा। तो यहां कि मुझसे पत्र लिखवाया गया, यही है कॉजेटिव वर्ब। इसी प्रकार के यानी कि सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब में होते हैं। तो यहां पर जैसे कि ही मेड यू राइट अ लेटर, यानी कि उसने आपसे एक पत्र लिखवाया। यहां पर यानी कि उसने आपसे एक पत्र लिखवाया, आपने ही लिखा, परंतु लिखवाया यही अपना एक कॉज है। दूसरे के द्वारा आपने यानी कि या दूसरे के कहने से आपने वो लिखा। जैसे कि यू मेड मी लाफ, यानी कि आपने मुझे हंसा दिया। हंस आप ही रहे थे, परंतु इसका कॉज एक दूसरा व्यक्ति बना, यानी कि यू मेड मी लाफ। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यू के बाद यहां पर ये जैसे कि मेड क्रिया दे रखी है, इसमें देखिए यहां पर नॉन जो कहना चाहिए कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, विदाउट टू का प्रयोग। यहां पर जो ये क्रिया प्रयोग हुई है ये भी इन्फिनेटिव ही है। जैसे कि यू मेड मी लाफ, यहां पर जो लाफ है ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही मेड अस वीप, यानी कि उसने हमें रुला दिया। उसने हमें रुला दिया, मेड का प्रयोग किया गया, यहां पर वीप एक तरह से बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग। और जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि नो वन कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आपको कोई समझा ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये मेक का प्रयोग किया गया है
मेक की ही सेकंड फॉर्म है ये सभी की सभी। तो यहां पर ये भी एक बेयर इन्फिनेटिव है। ये फ्रेंड्स रह गया था, इसलिए मैंने यहां पर मार्क करके ऊपर लिख दिया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स कि इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुभूति। देखिए यहां पर भी मैंने हिंदी का मीनिंग लिख दिया है ताकि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो परसेप्शन का मतलब यानी कि सेंसेशन होता है फ्रेंड्स। जैसे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा हम किसी भी चीज की अनुभूति कर लेते हैं। तो ऐसे ही वाक्य जब भी कभी प्रयोग में आए, जो वर्ब इस तरह की प्रयोग में आए, तो फ्रेंड्स वो बेयर इन्फिनेटिव के ही रूप में प्रयोग हो सकती हैं। जैसे कि आई वॉच्ड हिम लीव द रूम क्वाइटली। आई वॉच्ड हिम, मैंने उसे देखा, यानी कि शांति पूर्वक या चुपचाप तरीके से कमरा छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो लीव का प्रयोग हुआ है यही है बेयर इन्फिनेटिव। इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं कि आई वॉच्ड हिम लीविंग द रूम, लीविंग द रूम। परंतु यहां पर जो ये लीव है केवल सिंगल लीव यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ज्यादा सुटेबल है। जैसे कि सी हियर्ड हिम क्राई, उसने उसे चिल्लाते हुए या रोते हुए सुना। तो यहां पर जो क्राई शब्द दे रखा है यही है बेयर इन्फिनेटिव। देखिए वॉच्ड देखना है ना, या हियर्ड सुनना, ये सभी चीजें मतलब जैसे कि सुनना है तो एक आवाज आती है ना, उसी की अनुभूति की जाती है। और जैसे कि सी फेल्ट एनी वन टच हर फिंगर, यानी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी उंगली पकड़ी है, किसी ने उसकी उंगली पकड़ी है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो टच है यही है बेयर इन्फिनेटिव। तो अभी तक इन तीन क्रियाओं से फ्रेंड्स आपको मालूम पड़ गया होगा कि यदि कहीं परसेप्शन हो यानी कि सेंसेशन हो तो वहां पर भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दे सॉ द थीफ जंप ओवर द वॉल, यानी कि उन्होंने एक चोर को दीवार कूदते हुए देखा। तो यहां पर जो ये जंप का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स यही है बेयर इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स आगे यानी कि जैसे एक पॉइंट और मैंने इसको समझाने के लिए दिया है कि इट इज यूज्ड आफ्टर हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर एटसेट्रा। तो कैसे फ्रेंड्स कि जैसे कि सी हैड बेटर लीव दैट प्लेस। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग में बोलते हैं कि अच्छा होता कि तुम मेरे पास आ गए होते। तो ऐसे ही जो फ्रेंड्स वाक्य होते हैं उनको हैड बेटर, हैड रेदर या वुड रेदर इत्यादि का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ऐसे यानी कि इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी हैड बेटर लीव दैट प्लेस, यानी कि अच्छा होता कि वो उस स्थान को छोड़ देती। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये लीव का प्रयोग किया गया है यही है बेयर इन्फिनेटिव। यहां हैड बेटर के बाद आया है। तो जैसे कि ही हैड बेटर स्टे देन लीव, ही हैड बेटर अच्छा होता कि वो रुक जाता, यानी कि अपेक्षा जाने के, यानी कि जाने की अपेक्षा वो यदि रुक जाता तो शायद अच्छा होता। कभी कभी अपना जैसे कि फ्रेंड्स कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो कहते हैं कि काश वो रुक गया होता, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के वाक्य फ्रेंड्स हैड बेटर, हैड रेदर लगाकर बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को भी फ्रेंड्स बताऊंगा जब भी कभी यानी कि पूरी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी, ग्रामर हो जाएगी, आपको ट्रांसलेशन समझाते समय इसी प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर बताए जाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छा लगे और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आ सके। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट, है ना। तो फ्रेंड्स यहां पर वुड रेदर का प्रयोग किया गया है, इसके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अच्छा कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी वो होते हैं वाक्य जो इन पॉइंट से हटकर हैं। जैसे कि लेट मी गो, यानी कि लेट भी एक ऐसा शब्द है
जिसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, जैसे कि लेट हर गो, उसे जाने दीजिए, है लेट्स गो, हमें जाने दीजिए या हमें जाने दो। तो कुल मिलाकर लेट के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और उसके बाद यदि कोई वर्ब लगी है तो फ्रेंड्स वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में ही प्रयोग हो सकती है। परंतु इसी प्रकार के कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने और समझाने के लिए लिया है फ्रेंड्स, कि यदि इस तरह बोला जाए कि प्लीज अलाउ अस टू गो, तो यहां पर जो अर्थ बनता है फ्रेंड्स वो ये है कि अब कृपया करके हमें जाने की इजाजत दीजिए, है ना। तो अलाउ अस टू गो, तो इस अलाउ के साथ वर्ब के साथ में यदि भले ही एक इस तरह का ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो तब हम लगाएंगे टू गो, यानी कि इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा टू लगाकर। परंतु लेट वगैरह है यदि इस तरह, तो फ्रेंड्स बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आया होगा कि मैंने पहले एक इन्फिनेटिव बताया, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव बताया। अब फ्रेंड्स एक सब काइंड और है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव यानी कि फ्रेंड्स ये वैसे तो बहुत ही गलत काम करता है। स्प्लिट का मतलब होता है फ्रेंड्स बंटवारा करवा देना, दूर दूर कर देना, अलग कर देना, तोड़ देना किसी भी चीज को। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है कि एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज यदि बिटवीन टू एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टू और वर्ब के बेस फॉर्म के बीच में कोई भी एडवर्ब का प्रयोग हो या फिर एडवर्बियल फ्रेज हो, तो फ्रेंड्स वहीं पर होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको और इसमें बता दें कि ये फ्रेंड्स एक अनएकेडमिक है। स्प्लिट इन्फिनेटिव एक अनएकेडमिक है, यानी कि एक तरह से यदि हम एकेडमिक बात करें तो फ्रेंड्स वहां पर इसका प्रयोग करना ठीक सा नहीं लगता है। पर चूंकि ये एक इन्फिनेटिव का काइंड है तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे को बताना भी पड़ रहा है। तो वी शुड नॉट यूज इट इन फॉर्मल राइटिंग। फ्रेंड्स मैंने इसलिए आपको लिख दिया है कि ताकि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो आपको याद आ जाए कि स्प्लिट इन्फिनेटिव एक तो अनएकेडमिक होता है, दूसरे इसको फॉर्मल राइटिंग में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहां पर मैंने दिए हैं आपको कि ही वॉज एबल टू फाइनली कंप्लीट हिज होमवर्क, यानी कि आखिर वह अपना होमवर्क करने के लिए योग्य बन गया। तो यहां फ्रेंड्स देखिए टू लगा हुआ है, यहां एक मेन वर्ब है कंप्लीट, उसके बीच में ये फ्रेंड्स फाइनली प्रयोग हुआ है। फाइनली यानी कि एक तरह से स्प्लिट इन्फिनेटिव के रूप में। तो फ्रेंड्स क्योंकि देखिए जैसे एलवाई लगकर भी एडवर्ब बनती हैं फ्रेंड, और ये जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारी एडवर्ब ऐसी भी हैं जो बिना एलवाई के ही बनती हैं। तो यहां फ्रेंड्स टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन दोनों के बीच में फाइनली शब्द का प्रयोग किया गया। तो यही है फ्रेंड्स स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो मैं बता रहा था कि मतलब ये जो स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है कि ये एक तरह से तोड़ने का काम, बंटवारा करने का काम करता है फ्रेंड्स। बेचारे इन्फिनेटिव को यानी कि इसने यहां पर एक तरह से बंटवारा सा कर दिया, टू को अलग कर दिया, अब कंप्लीट को अलग कर दिया। जबकि फ्रेंड्स ये इस तरह लिखना गलत है क्योंकि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म तो आ सकती है, कोई भी इस तरह का एडवर्ब नहीं आ सकता। सही यदि वाक्य की बात करें फ्रेंड्स तो ये बन सकता है कि ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क फाइनली, यानी कि यहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, दैट विल बी प्रॉपर एंड राइट। परंतु यहां इसके बीच में प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ये केवल बोलने के लिए या इस तरह समझाने के लिए फ्रेंड्स केवल प्रयोग किया गया है, परंतु रिटन में यदि इसको सही ढंग से बताया जाए तो ये यहां पर गलत है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं फ्रेंड कि सी वांट्स टू क्विकली गेट द मास्टर डिग्री, यानी कि वो मास्टर डिग्री को बहुत ही जल्दी अपना लेना चाहती है। तो फ्रेंड्स यहां पर टू और गेट के बीच में ये जो क्विकली शब्द है
यही है स्प्लिट इन्फिनेटिव। यहां पर ये फाइनली था। इसके बाद माई पेरेंट्स ऑर्डर्ड मी टू क्विकली फिनिश द टास्क। मेरे माता पिता ने यानी कि मुझे आदेश दिया कि बहुत जल्दी से टास्क को कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहां पर टू और फिनिश के बीच में जो ये क्विकली शब्द दे रखा है यही है स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे कि मदर आस्क्ड हिम टू क्वाइटली यानी कि वेट फॉर हर। तो माँ ने यानी कि उससे कहा था कि यहीं पर ही वेट करते रहना उसका। तो किसी लड़की का वेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टू और वेट के बीच में ये जो क्वाइटली शब्द दे रखा है फ्रेंड्स यही है स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे कि टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट टू केयरफुली राइट ऑन द नोटबुक। अध्यापक ने यानी कि बच्चों को सजेस्ट किया कि कॉपी में एकदम सावधानी पूर्वक लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू और इस राइट के बीच में जो ये केयरफुली शब्द है यही है स्प्लिट इन्फिनेटिव, जो कि मैंने बताया कि ये अनअकैडमिक है। हिज कोच यानी कि टोल्ड हिम टू सीरियसली यानी कि प्ले द गेम। उनके किसी के कोच ने बताया कि आप भाई बहुत ही सीरियसली यानी कि आपको खेलना है। तो फ्रेंड्स हम यानी कि यहाँ पर टू और प्ले के बीच में ये जो सीरियसली शब्द दे रखा है फ्रेंड्स यही है स्प्लिट इन्फिनेटिव। एडवर्ब है ये, जितनी भी एलवाई लगकर ये शब्द बने हैं फ्रेंड्स सबकी सब एडवर्ब हैं। और स्प्लिट इन्फिनेटिव यही बताता है कि टू और बेस फॉर्म के बीच में जो शब्द लगे हुए होते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के रूप में वही स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखा कि टू और प्ले के बीच में सीरियसली का प्रयोग हुआ, जो कि कोच ने बताया था उसको कि गंभीरता पूर्वक आपको खेल खेलना है। और फ्रेंड्स एक चलिए अब मैंने भी अपने लिए एक तरह से सेंटेंस बनाया है कि आई एम हेयर टू थोरोली टीच यू इंग्लिश। तो थोरोली का मतलब होता है फ्रेंड्स अच्छी तरह से, यानी कि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और वो भी कैसे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से। तो ये जो थोरोली शब्द है यही है फ्रेंड्स स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, परंतु मुझे फ्रेंड्स हर कोई भी टॉपिक यदि समझाना है तो बहुत ही डिटेल में समझाने की आदत है फ्रेंड्स, ताकि एक एक बात मेरे सभी व्यूअर्स के समझ में आ सके। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं यानी कि आपको अभी जीरेंडियल इन्फिनेटिव और बचा है। अभी हमने बताया था इसमें कि दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो फ्रेंड्स ये इन्फिनेटिव हमने बता ही दिया, और दूसरा जीरेंडियल इन्फिनेटिव जो कि अगली वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो परंतु फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।